इस बार गाय के गोबर से बने दियों से दिवाली मनाई जाएगी। हिमाचल के गौसदनों में 2 करोड़ दिए बनाए जाएंगे। गाय संरक्षण के लिए सरकार अलग पहल करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली इस बार गाय के गोबर से बने दिए जलाकर मनाई जाएगी। सरकार ने दिवाली पर गोबर के 2 करोड़ दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन की मोमबत्तियों को टक्कर देने के लिए प्रदेश के गौसदनों में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। दिए के साथ बाती, तेल और माचिस भी दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर की 186 गौशालाओं में दिए बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये दिए दीपावली पर तो काम आएंगे ही, बाद में इन दियों को अपने गार्डन में डालकर खाद के काम लाया जा सकेगा। पर्यावरण प्रदूषण की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी और गौ संरक्षण के लिए भी प्रयास होगा। पशुपालन व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश के गौसदनों में 2 करोड़ दिए बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे न केवल चीन के सामान का बहिष्कार होगा बल्कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत में गौशालाओं का एक बड़ा योगदान होगा। इसके लिए प्रशिक्षण के साथ दिए बनाने का कार्य शुरू हो गया है। बाकायदा इन दियों को बढ़िया पैकिंग में बेचा जाएगा। तय किया है कि गौ के गोबर से हम 2 करोड़ दीपक जो है वो तैयार करेंगे और जिसमें जहां गौशालाओं को सेल्फ सस्टेन आत्मनिर्भर करने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा कदम जो है वो गौ सेवा योग ने जो है वो लिया है। और मुझे लगता है कि इसकी व्यापक अभी ट्रेनिंग पार्ट चला है कि हम गौशालाओं के अंदर जो है जो गौपालक हैं और उससे संबंधित जो हमारी एनजीओज हैं जहां हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब हमारा दूसरा चरण है कि उसको मार्केट करना। दीपावली से पहले ये जो तैयार किए गए जो हमारे प्रोडक्ट होंगे इनको लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो मोदी जी ने कहा है कि हम लोकल को वोकल करेंगे और जो अधिकांश जो आज से पहले जो ये दीवे भी जो थे वो चाइना से बन करके आते थे, जो मोमबत्ती आती थी वो चाइना से आती थी, हम स्वदेशी की ओर जो लोगों को ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कोरोना काल में लोगों की मदद के बजाय कार्यालय बनाने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी के पास इसके लिए धन कहां से आया, इसकी जानकारी मांगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान ये आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश में कोरोना काल में लोगों की मदद के बजाय कार्यालय बनाने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी के पास इसके लिए धन कहां से आया, इसकी जानकारी मांगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को वर्चुअल माध्यम से 6 जगह पार्टी कार्यालयों की नींव रखेंगे। बीजेपी पूरे देश में सभी जिलों में कार्यालय बना रही है। भाजपा मुख्यालय 5 सितारा से अधिक है, जिसके खर्चे की जानकारी आरटीआई से भी नहीं मिल रही है। ऐसे समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में बीजेपी कार्यालय बनाने में लगी है। कोरोना से करोड़ों का नुकसान हुआ है, युवा बेरोजगार हुए हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को कोई मदद नहीं मिल रही है, किसानों के ऋण पर सरकार चक्रवृद्धि ब्याज लगा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश के सभी वर्गों को मदद की जरूरत थी, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में इकट्ठा हुआ, लेकिन कहां खर्च किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। राठौर ने कहा कि आज जीडीपी माइनस में है, बावजूद इसके बीजेपी आलीशान कार्यालय बना रही है। इसके लिए पैसा कहां से आया, इसकी जानकारी दें। जेपी नड्डा इसके बजाय अगर कोरोना प्रभावितों को मदद की घोषणा करते तो अच्छा होता। कंडक्टर भर्ती पेपर लीक होने पर राठौर ने कहा कि इससे सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पेपर रद्द किया जाना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आया। आज चुनाव में अगर आप देखें, धन बल का पूरा प्रयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप ऐसे समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में जब लोगों को मदद की दरकार है, आप आलीशान पार्टी कार्यालय बना रहे। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहूंगा कि नड्डा जी की यही उपलब्धि है। मैं सीधा हिमाचल पे आता हूं, आप 6 जिलों में कार्यालय बना रहे हैं। सामान्य समय होता तो शायद हमें आपत्ति नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं खजाना खाली है, हिमाचल पे करोड़ों का नुकसान हुआ है कोरोना के चलते। प्रधानमंत्री जी कुछ दे के गए नहीं, हमको बहुत आशा थी
और ऐसे समय में आपने मदद तो किसी की नहीं। करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, पीएम केयर फंड में हुआ, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के कोष में पैसा आया और हमारी सूचना है, राणा जी मुझे बता रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरह से पंचायतों में कलेक्शन हुई, अधिकारियों ने कलेक्शन की। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मामले आए। वो पैसा गया कहां? मैं इस अक्षम जो सरकार है उसकी बात करना चाहूंगा कि कंडक्टर भर्ती में पेपर लीक हो गया। अरे क्या सरकार है ये? पेपर लीक हो रहे हैं। पहले पटवारी की भर्ती में घोटाला हुआ, वो उच्च न्यायालय के संज्ञान में, इसलिए मैं कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। उसके बाद पुलिस का घोटाला हुआ, उसके बाद सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट्स पे घोटाला हुआ, फिर फेक डिग्री घोटाला। इतना बड़ा घोटालों पे घोटाले, ये तो सरकारी घोटालों की है। आखिर ये चल क्या रहा है? आप घोटालों पे घोटाले कर रहे हैं, और ये जो अभी कंडक्टर भर्ती में जो पेपर लीक हुए, कौन लोग हैं इसके पीछे? ये सब क्यों हो रहा है? ये सरकार बेरोजगारों की मदद नहीं कर पा रही। ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। और ऐसे छात्र, परीक्षार्थी जो सक्षम है, जिन्होंने मेहनत की है, तैयारी की है, वो जब मेहनत करके पेपर देने जाएंगे और वहां उन्हें पता लगेगा कि पेपर तो लीक हो चुका है, तो क्या उनके दिल में गुजरेगी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है, इससे कोई आशा नहीं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कुलदीप राठौर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने ये निर्णय कई साल पूर्व दिया था कि पूरे भारतवर्ष में हर एक जिला स्तर पर भाजपा का कार्यालय होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाजपा मुख्यालय की स्थापना 1990 में कर ली थी। तब कांग्रेस पार्टी का कार्यालय माल रोड के एक निजी व्यक्ति की संपत्ति में था। आज से 5 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रत्येक संगठनात्मक जिले पर अपना कार्यालय बनाएगी। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 2 कार्यालयों की आधारशिला आज से 3 वर्ष पहले रखी थी। ऊना जिला की आधारशिला तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने, और हमीरपुर कार्यालय की आधारशिला पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने रखी थी। उसी कड़ी में हमारे 6 कार्यालयों की आधारशिला 22 तारीख को 11 बजे रखी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने यह प्रण लिया है कि जो सपना अमित भाई शाह जी ने देखा था उसको जमीन पर उतारना। उसी कड़ी में हमारे ये 6 कार्यालयों की आधारशिला 22 तारीख को रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने खून पसीने की कमाई से इन कार्यालयों का निर्माण कर रहा है। आज कोरोना काल आया, पार्टी ने एक कार्यकर्ता ने धन संग्रह करके समाज की सेवा की। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में भी अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, घोटाला किया, और कोरोना काल में किए गए कार्यक्रमों के लिए 11 करोड़ का एक फर्जी बिल केंद्र को सौंपा। कांग्रेस पार्टी क्या जाने कार्यालय की महत्व। कांग्रेस पार्टी जिनका प्रदेश कार्यालय अब चंद साल पहले बना है, इससे पहले ये लोग एक किराए के मकान में रहते थे, उससे कार्यालय चलाते थे, उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। कार्यालय का ओनर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आने के बावजूद भी इन्होंने विकेट नहीं किया। उसको एविक्शन पिटीशन डालनी पड़ी। उस पिटीशन के कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने वो कार्यालय छोड़ा। मैं कुलदीप राठौर जी को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने अपना प्रदेश कार्यालय 1990 में बना लिया था। तब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में नहीं थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे बेसिक सिद्धांत में है कि हम क फोर के सिद्धांत पे चलते हैं।
हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने कार्यालय होने चाहिए, हमारे अपने कार्यक्रम होते हैं, हमारे पास अपना कोष होता है, कार्यकर्ताओं के संग्रह से हम कोष इकट्ठा करते हैं। पेपर लीक मामले पर पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्विस इलेक्शन बोर्ड अगर पेपर करवा रहा है, तब भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो बड़ी ही शर्म की बात है। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए कि कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे ये स्क्रीनशॉट बाहर आया। वहीं बाली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो लोग मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उन लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। सरकार को मामले को गंभीरता को देखते हुए पेपर रद्द करने के आदेश जल्दी देने चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर चयन बोर्ड के अधिकारियों की गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो बाकी पेपर भी लीक हुए होंगे। पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े का मामला भी कांगड़ा में सामने आया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं बाली ने कहा कि सरकार को पेपर रद्द करने के साथ आगामी परीक्षा में युवाओं से बिना फीस के पेपर लेना चाहिए। ये एक बड़ा बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ। और अगर जो सबसे प्रीमियम एजेंसी है हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसकी निगरानी में पेपर हो रहा था और वो लीक हुआ, ये बड़ी एक अचंभे की बात है और एक दुख की भी बात है। जहाँ बेरोजगार जो अपनी तैयारी करके गए थे, उनकी तैयारी के ऊपर सारे पानी फेंक दिया और प्रदेश में ऑलरेडी बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो 12 लाख से ऊपर चला गया। तो बड़ी मुश्किल से नौकरियां निकली थी, अब उसको भी लोग जो है नौजवान शक के घेरे से देखने लगे हैं कि किसी न किसी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करने के लिए ऐसा किया होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को अब ये मामला जब सामने आया है, सरकार को तुरंत एक्शन में आकर के पेपर को तो रद्द करे, मगर साथ साथ में जिम्मेवारी किसकी थी और जो लोग इसमें पकड़े जाएं उनको कड़ी और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। मंडी जिला के सुकेत रियासत की राजधानी रही ऐतिहासिक नगरी पांगणा के होनहार छात्र विपुल शर्मा ने भारत के सबसे ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित वानिकी संस्थान FRI देहरादून के लिए आयोजित की गई अखिल भारतीय परीक्षा पास करके PhD में अपना स्थान पक्का कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले विपुल शर्मा करसोग क्षेत्र के पहले छात्र बने हैं। इससे पहले विपुल शर्मा ने अपनी BSc और MSc नौणी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। विपुल शर्मा नौणी विश्वविद्यालय एवं अपने महाविद्यालय के उत्कृष्ट छात्र अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। विपुल शर्मा समाज सेवा की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हमेशा आगे रहे हैं। विपुल शर्मा ने बताया कि उनका चयन अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा हुआ है, जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। इसमें पूरे भारत के छात्रों ने अप्लाई किया था, जिसमें से डिपार्टमेंट में केवल 2 छात्रों का ही चयन हुआ है। विपुल शर्मा की इस सफलता को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम विपुल शर्मा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम PhD के लिए कंडक्ट करवाया, जिसमें इस वर्ष मेरा चयन हुआ। ऑल इंडिया लेवल पर 2 सीट्स थी और जिसमें 1 सीट में मुझे कामयाबी मिली है। मेरा चयन PhD में फॉरेस्ट जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सरस्वती विद्या मंदिर पांगना से हुई और मैं कह सकता हूं कि सरस्वती विद्या मंदिर पांगना में पढ़ने के बाद मेरा पूर्ण रूप से विकास हुआ और मैं इस प्रकार से खुल पाया कि समाज के कार्य भी जो मैं करता हूं वो भी इसी विद्यालय की देन है। और BSc और MSc जो है मैंने हमारे हिमाचल की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी नौणी विश्वविद्यालय वहां से की। वहां पर मेरा सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री था और MSc में मैंने फॉरेस्ट रिसोर्स जेनेटिक्स करके एक हमारा जो डिपार्टमेंट होता है उसमें मैंने MSc की और उसके बाद अब मेरा जो चयन है वो PhD के लिए हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों, भाई बहनों, ताया ताई, दादी, अपने फूफा जी पंडित शिशिपाल डोगरा जी, महामाया माता पांगना
देव कमरुनाथ जी, मित्रजनों और सभी ग्रामवासियों को देता हूं, जिनके प्रोत्साहन की बदौलत ही विशेष ज्योति सदन की तरफ से विपुल शर्मा जी को FRI देहरादून में PhD में जो प्रवेश प्राप्त हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई। विपुल शर्मा जी बहुत ही एक योग्य छात्र हैं जो पहले से लेकर ही काफ़ी मेहनत करते हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और आने वाले समय में अपनी शिक्षा के द्वारा इनके क्षेत्र का भी विकास करें और पूरे प्रदेश का नाम भी उज्जवल करें। नमस्कार। लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी 24 अक्टूबर को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी पेश करेंगे। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार से उनकी 3 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। वहीं इस दौरान एसोसिएशन के प्रदेश कोषाध्यक्ष शशिपाल शर्मा और जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन को सरकार जल्द बहाल करे। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 से जहां एनपीएस को लागू किया गया था, जिसे प्रदेश सरकार ने 17 अगस्त 2006 को एक अधिसूचना जारी कर मई 2003 से पहले के कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना ही इस कानून को लागू कर दिया, उसे वापस लेना है। वहीं सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी के खिलाफ 24 अक्टूबर को सभी सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना देंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र सौंपेंगे। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। सरकार ने सितंबर 2017 में 30 सितंबर के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए थे उनके लिए DCRG लागू कर दी थी, लेकिन उससे पीछे जो लोग बचे हैं उनके लिए नहीं की थी। तो सरकार ने पिछले बजट में भी इस चीज़ की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। एक तो हमारी वो मांग है। दूसरी, केंद्र सरकार ने मई 2009 में पारिवारिक पेंशन के लिए, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई डिसेबल हो जाता है, उसके लिए नोटिफिकेशन की है और वो कई प्रदेशों में लागू हो चुकी है। उसकी भी हम प्रदेश सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हमें आश्वासन देती है, उस चीज़ को लागू नहीं करती है। हमारी प्रदेश सरकार से वही मांग है कि जो DCRG के जो लोग DCRG से बच गए हैं, काइंडली उनके लिए DCRG लागू की जाए और हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, जैसे बाकी प्रदेशों में हो रहा है, हमारे लिए भी पारिवारिक पेंशन की जो है वो व्यवस्था की जाए। हमारी प्रमुख मांग ये है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी जो कि केंद्र सरकार ने 5 मई 2009 को जारी कर दी है, कई जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी इसको लागू कर दिया है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में उसको अभी तक भी लागू नहीं किया गया है। उसके पहले DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो कि 2017 में लागू कर दी गई है, लेकिन जो 1/1/2004 केंद्र सरकार और 15 मई 2003 से राज्य सरकार ने जो हमारी हिमाचल प्रदेश में है, उसके दौरान जो बीच के जो एम्प्लॉयज बचे हैं उनके लिए भी सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी है, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन है। यदि सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो 24 अक्टूबर 2020 के बाद हम इन आंदोलनों को उग्र करेंगे और उसके बाद 12 नवंबर 2004 को गेट मीटिंग रखी गई है। उसके बाद 24 नवंबर 2020 को पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई है। यदि सरकार इन आंदोलनों से भी नहीं अगर हमारी मांग को नहीं मानेगी तो उसके बाद हमने 1/1/2021 से पूरे जो राज्य है उसमें पैदल मार्ग यात्रा करेंगे और क्रमिक अनशन भी हम शुरू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह तथ्यहीन बयानबाजी बंद करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा कोरोना काल में पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद व ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर किए हमले का जवाब देने आज स्वास्थ्य मंत्री सामने आए। डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद मानक पर की गई है, क्योंकि उस समय पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 2800 रुपए ही थी। अब 300 रुपए में भी पल्स ऑक्सीमीटर मिल रहा है।
राजीव सैजल ने कहा कि कांग्रेस के नेता कौल सिंह सारे मामले में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कौल सिंह ठाकुर को चेताया है कि यदि कौल सिंह ने भ्रामक बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने दीनदयाल अस्पताल में महिला की आत्महत्या की जांच रिपोर्ट के सवाल पर बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें जिनकी भी कोताही सामने आई है उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एमएस चाहे छुट्टी में थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन अब मामलों में कमी आई है कि ये खरीद जो है ये भारत सरकार के ही एक उपक्रम CPWD, जिसे ना सिर्फ हमारा प्रदेश बल्कि हमारे देश के अन्य राज्य भी जो है, और जहाँ तक जो मेडिकल इक्विपमेंट है और अस्पताल हैं हमारे, उसमें निर्माण संबंधी इंफ्रा संबंधी जो भी निर्माण होना है, उसमें अगर कोई पूरे देश में सबसे विश्वस्त एजेंसी है तो वो CPWD है। तो CPWD के माध्यम से जो है ये सारी खरीद जो है वो हुई है, और CPWD ने इसमें जो है सारी प्रक्रिया में पारदर्शिता को जो है वो बनाए रखा है। पूरी खरीद प्रक्रिया जो है उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जो है वो डाली गई है। लेकिन ठीक है, उस समय ये समय ऐसा था कि जब डिमांड जो थी पल्स ऑक्सीमीटर्स की, ऑक्सीजन क्योंकि मैनीफोल्ड सिस्टम जो है हमारे अस्पतालों में नहीं लगा हुआ था, बहुमूल्य जानें जो हैं वो हमको बचानी थी, इसलिए प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि जल्दी जो है ये प्रोक्योरमेंट करके और फिर हमको जो है लोगों के जीवन को बचाने की ओर हमको बढ़ना है, इसलिए ये खरीद हुई है। और ये एक्सप्लोर करके जिस ब्रांड के पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर के वो बहुत घृणित और घटिया आरोप जिस प्रकार से ठाकुर कौल सिंह लगा रहे हैं, आज मैंने सुबह ही जो है ये एक्सप्लोर का जो पल्स ऑक्सीमीटर का जो ये इसका बेस मॉडल है उसकी कीमत मैं आज देख रहा था, तो 1800 जो है आज की डेट में भी। और प्रदेश सरकार आज जो पल्स ऑक्सीमीटर्स और खरीद रही है तो वो 300-350 रुपए तक की जो है उसकी कीमत है। और पंजाब में जो है जिस पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद की वो बात कर रहे हैं तो उसका ब्रांड जो है वो पता ही नहीं कौन से ब्रांड का वो है, और निश्चित तौर से बहुत निचले स्तर का जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है वहाँ पर वो दे रहे हैं। लेकिन 300-350 जो है वो आज हमारी प्रदेश सरकार भी जो है विभिन्न अस्पतालों को जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है खरीद करके दे रही है। लेकिन उस समय जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है उपलब्ध नहीं थे, और संपूर्ण जो खरीद प्रक्रिया है उसमें कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और सबके समक्ष जो है सारी जानकारी जो है वो विस्तार से हमने रखी है। तो ये आरोप जिस प्रकार से ठाकुर कौल सिंह जी ने लगाए हैं बिल्कुल दुर्भावना से ग्रस्त हैं, और कोविड के समय में, इस चुनौतीपूर्ण समय में विपक्ष का रवैया जिस प्रकार का होना चाहिए था तो वो रवैया वैसा नहीं रहा। कहीं सहयोग जो है 1% भी उन्होंने सरकार का नहीं किया, उल्टे जो है इस प्रकार के घृणित आरोप लगा करके जो है वो सरकार की साख को खराब करना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी डूबती हुई जो उनकी राजनीतिक पारी है उसको जिंदा करने के लिए कोई उसी उनको छेड़ना है, नेता बनना है उनको, तो उसके पीछे उनकी ये मंशा जो है वो रही होगी। अन्यथा ये जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो इससे बाज नहीं आते तो निश्चित तौर से हम उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी जो है इस दिशा में करेंगे।